नमस्कार। ए चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद रविवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्य प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाने लगे थे। इसके साथ ही कई श्रद्धालु वहां भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और लगातार श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाजिरी लगाने पहुंचे श्रद्धालु की भीड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल और विधानमंडल के सदस्यों के जरिए श्री रामलला का दर्शन पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जहां पूरी योगी सरकार प्रभु श्री राम के मंदिर में नतमस्तक होगी, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में विधान भवन से सुबह मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और विधानमंडल के सदस्यों को लेकर 10 लग्जरी बस अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक योगी रविवार सीधे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को अयोध्या ले जाने के लिए बस की व्यवस्था परिवहन मंत्री ने विशेष रूप से कर दी है। यात्रा के दौरान बसों में रामधुन बजाई जाएगी। एक भावपूर्ण क्षण है जिस समय मैं स्वयं और आज उससे प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव का। देखिए, ये तो श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। विभिन्न कारणों से कोई नहीं आया, उसका विषय है कि मैं इसमें कोई टिप्पणी किसी पे भी किसी की आस्था पर नहीं करना चाहती। ये अगर वो नहीं जानना चाह रहे हो, जहाँ तक मैंने सुना उन्होंने बिल्कुल यही कहा है, नेता ने, उनके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दर्शन करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वो जाएंगे पर अपनी सहूलियत पे जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमेशा लगता था, आज भी वैसे ही लग रहा है। पर हाँ, अपने विधायक साथियों के साथ जा रहे हैं, ये और अच्छा लग रहा है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, जिनके डीएनए में ही सनातन धर्म का विरोध है, जिन्होंने विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह करके महिमा मंडित करने का काम किया है, केवल मुस्लिम वोट मेरे हाथ से न खिसक जाए इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं और इस यात्रा का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मिला अयोध्या जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। महाना ने शनिवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से कहा कि आप हमारे साथ अयोध्या चलिए। इस पर यादव ने कहा कि हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बाद में योगी आदित्यनाथ ने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, उसे आपने नकारा है। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, आप अक्सर ब्रिटेन जाते हैं और आप जानते हैं कि आपके टिकट कौन बुक करता है। राज्य विधानसभा में फिलहाल 400 विधायक हैं, वहीं विधान परिषद में करीब 100 सदस्य हैं, लेकिन अयोध्या जाने वाले सदस्यों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है। राज्य विधानसभा में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के 252, उसके सहयोगी अपना दल के 13, निषाद के 6 और सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 108, राष्ट्रीय लोकदल के 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक शामिल हैं। मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। माता पिता और अपनों को खो चुके बच्चों को अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बच्चों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दिलाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है और 3 बच्चों को चयनित किया गया है। भिक्षा से शिक्षक की ओर कार्यक्रम के तहत बेसहारा बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनको बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से स्कूल भेजने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि बच्चों का डॉक्टरों से परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही टीम ऐसे बच्चों का मानसिक स्तर परखेगी। इसके बाद रिपोर्ट जिला प्रवेशन अधिकारी को भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रवेशन अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि CMS, SKD और अवध कॉलेजिएट में दाखिला कराया जाएगा। बच्चों के नर्सरी से लेकर और उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्च सरकार
वहन करेगी। अनाथ बच्चों को पढ़ाकर बेहतर नागरिक बनाने के साथ ही उनके जीवन स्तर को सुधारने के ध्येय से इसकी शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की योजना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भीतरवार विकासखंड में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को विगत 7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों को अपने जीवन यापन करने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इससे आक्रोशित आधा सैकड़ा से अधिक महिला पुरुष अतिथि शिक्षक लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यालय लिपिक कमल किशोर पाठक को जिला शिक्षा अधिकारी के ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के अंदर मानदेय का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 7 माह का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोगों पर और हमारे ऊपर आश्रित परिवारजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। संकट इतना विकराल रूप ले चुका है कि दैनिक भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने इकट्ठा होकर अधिकारियों से वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही आगे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि अगर 7 दिवस में उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अब मजबूरी में आमरण अनशन करेंगे और जन आक्रोश रैली कर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। 5 माह से जुलाई माह से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। 5 माह से अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जो कि शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि 5 माह से किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस संदर्भ में अतिथि शिक्षकों ने अवगत कराया बीओ साहब को, क्योंकि बीओ साहब तो थे नहीं, तो उनके प्रतिनिधि को आज ज्ञापन दिया गया। यदि इसे जल्दी से जल्दी यदि वेतन नहीं आता है तो निश्चित 1 तारीख से हम आमरण अनशन की ओर अग्रसर होंगे और बीओ के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। मामला ये है, जब से 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर जो घोषणाएं की थी, उसमें मानदेय डबल मिलना था, विभागीय परीक्षा आयोजित होना थी, समायोजन होना था रिक्त पदों पर जो हमारे साथी हट गए, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक कोई भी आदेश नहीं हुए। सिर्फ डबल वेतन का आदेश जारी किया गया था, लेकिन डबल वेतन तो छोड़ो, अभी तक जो पुराना मिलता था उसके हिसाब से ही हमें वेतन भुगतान नहीं किया गया है। पिछले 4 महीने या 5 महीने हो गए हैं, कहीं कहीं तो जुलाई से भी पेमेंट नहीं हुई है, जिसके कारण जो अतिथि शिक्षक है वो अधिकतर परेशान हो गए हैं। अभी वर्तमान में जो मीटिंग और ट्रेनिंग भी चल रही है, उसमें भी वो कर्जा लेके अपनी पेट्रोल जला के ट्रेनिंगों में आते हैं। अगर ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे तो फिर वरिष्ठ लोग कार्रवाई की धमकी देते हैं। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि सबसे पहले हमारे वेतन को जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाए और अन्य जो मांगे हैं उनको पूरी। खबर बुलंदशहर से है, जहां जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि डीएम एसएसपी ने सलेमपुर थाने में लोगों की शिकायतें सुनी। सभी थानों पर दिन भर में कुल 35 शिकायतें आईं, जिसमें से 23 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी बचे शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों ने नीचे को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीएम एसएसपी ने सलेमपुर थाने पर पहुंचकर शिकायतें सुनी। इस दौरान उनके सामने 3 शिकायतें आईं, जिनमें से 2 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि बाकी शिकायत के निस्तारण के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए गए हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां के अनरा थाना के बड़े हनुमान मंदिर के पास जमीन में गड्ढा खोदकर घर की पुताई करने के लिए सफेद मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धसक गई, जिसमें 3 लोगों की दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में मिट्टी के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की अंदेशा बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजन कृष्ण कुमार गुर्जर के मुताबिक घर में शादी का समय नजदीक होने के चलते घर की पुताई होनी थी, जिसके लिए सफेद मिट्टी की खुदाई करने के लिए कुल 4 लोग आए हुए थे और मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे। इस दौरान पास की कोल फील्ड में हैवी ब्लास्टिंग के चलते मिट्टी दरक गई और गड्ढे की दरार में अचानक मिट्टी भरती चली गई, जिसमें 4 मजदूर दब गए। इनमें से 3 मौके पर ही दम तोड़ दे गए। वहीं
जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में पिपरी सीओ अमित कुमार का कहना है कि कुछ ग्रामीण जो ओबरा की तरफ से आकर घर की रंगाई पुताई के लिए सफेद मिट्टी निकाल रहे थे, अचानक ऊपर से मिट्टी का टीला धंसने से 4 लोग दब गए। जैसे ही इसकी सूचना हम लोगों को मिली, तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू करवाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं समेत कुल 3 लोगों की दबने से मौत हो गई है। 3 शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना अनपरा क्षेत्र के झिंगुरदहा हनुमान मंदिर के पास एक पहाड़ी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूर है मंदिर से, उसके नीचे से मिट्टी निकाल रहे थे कुछ लोग, जो कि मिट्टी घरों में लिपाई पुताई के काम में आती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, तो दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं और फावड़े खुरपी से खोद के और उसकी मिट्टी को बोरी बोरी में भर के ले जाते हैं। तो ओबरा से आए हुए थे, कई लोग आए हुए थे, जिसमें से ये लोग मिट्टी खोद रहे थे और उसी दौरान वो मिट्टी का टीला जो ऊपर की तरफ से था वो बैठ गया, जिसमें 4 लोग दब गए। तत्काल जैसे ही सूचना मिली, राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो आंशिक तौर पर दबा हुआ था उसे निकालकर मेडिकल के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, किंतु 3 लोग, जिसमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, दब गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो है जिसके बाद जेसीबी वगैरह मंगाकर मिट्टी हटाकर शव को निकाला गया। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए दुधनी मार्चरी भेज दिए गए। यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए जो है गांव से आई थी महिला लोग, 10-15 लोगों की संख्या में। वो मिट्टी ले जाती हैं, सफ़ेद मिट्टी है, उसको घर पोतने के काम में आता है। तो अभी शादी ब्याह आ रहा है तो सब वही पोतने के लिए लेने आई थी। इसके बीच में ब्लास्टिंग हुआ, हिला तो करार भसक गया तो दब गई सब। ब्लास्ट जैसे माइंस वाले ब्लास्ट होता है, उसी समय दलका है, गड्ढा था भी और करार भसका, उसी में दब गए सब लोग। 4 लोग दबे थे, एक बच गए हैं, रामजतन, जिनका नाम है रामजतन गुर्जर, घायल हैं। 3 लोग एक्सपायर हो गए। क्या नाम है आपका? रामजतन। क्या कर रहे थे यहाँ पे? माटी लेवाल। क्या हो गया है? मट्टी भसक गई, दब गए। कितने लोग दबे? अब वहाँ हम 4 झे के जाना थे और दबल हुए तो वहाँ देखा थे, नहीं पता, हमको पता नहीं है। यूपी के जनपद हापुड़ की एसओजी और थाना बाबूगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने गांव कनिये कल्याणपुर के जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अवैध शस्त्रों को बनाकर ऑनलाइन डिमांड होने पर मेरठ, दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग जगहों पर अपराधी किस्म के लोगों को सप्लाई किया करते थे। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों के कब्जे से 6 अवैध पिस्टल, 10 अवैध तमंचे, 1 पुनिया, 3 रिवॉल्वर समेत भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से अवैध हथियार और अवैध हथियारों को बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में एसओजी टीम और थाना बाबूगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कन्या कल्याणपुर के जंगल से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में बने अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असला एवं अवैध असला के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में हमारी जनपदीय एसओजी टीम एवं थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में, जैसा आप देख सकते हैं, अवैध असला जो निर्मित किए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें लगभग 6 अवैध पिस्टल है, 10 कंट्री मेड पिस्टल्स है, 1 पूनिया है, 3 रिवॉल्वर है, बंदूक है, 2 अधबने पिस्टल है। टोटल लगभग 23 अवैध असला बरामद हुए हैं और साथ अवैध असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये जो अपराधी हैं ये मेरठ और दिल्ली, एनसीआर, अलग अलग इलाकों में ये लोग पिस्टल और ये अवैध असला सप्लाई करते हैं। एक पिस्टल की कीमत लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये और रिवॉल्वर 35 से 40 हज़ार रुपये में ये लोग सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो तमंचा है वो 5 से 6 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते हैं। इन्होंने पूछताछ में एक और अभियुक्त के बारे में जानकारी दी है जो इनके साथ इसी अवैध धंधे में संलिप्त है और वह अभी फरार है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से एक पिस्टल जो बरामद है वह नोएडा से कहीं एक थाने से संबंधित है जो वहां से चोरी बताई जा रही है।
और एक और रिवॉल्वर है जिसको ऐसा लग रहा है उसका जो सीरियल नंबर है वो उसको खरोचा गया है। उसकी एफएसएल से विधिवत जांच करा करके इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। जनपद बहराइच के नाना पारा में कुछ अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नानपारा निवासी व्यापारी अमित कुमार सोनी बुधवार चौराहे से अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी को रोककर बैग लूटने का प्रयास किया। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी को घायल कर दिया है और पैसे और जेवरात से भरे बैग को लूटकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एसपी वृंदा शुक्ला का कहना है कि मौके का निरीक्षण कर घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं इस घटना की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कस्बा के रहने वाले अमित कुमार सोनी हैं। इनकी बुधवार चौराहे पे एक सोनी की दुकान है। उससे शाम को अपना दुकान बंद करके बैग लेके अकेले मोटरसाइकिल से नानपारा कस्बे तरफ आते थे। पीछे से 3 मोटरसाइकिल बाइक सवार लोगों ने इनको ओवरटेक किया और रोक करके घायल करके इनके बैग छीन के भाग गए हैं। इनको चोटें आई हुई हैं, इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3-4 टीमें बनाई गई हैं। घटना का शीघ्र किया जाएगा और शीघ्र करके अभियुक्त गिरफ्तारी की जाएगी। शाहजहांपुर जेल में चल रहे सालाना खेलकूद समारोह के साप्ताहिक आयोजन के दौरान खेलों से जुड़ी अनेक स्पर्धाएं हुई। इस कड़ी में महिला बंदियों ने तीसरे दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिला बंदियों के बीच कबड्डी, लेमन स्पून रेस सहित कई देशी खेल हुए। इन खेलों के दौरान जीत हासिल करने वाली महिला बंदियों को जेल प्रशासन ने इनाम भी दिया है। आपको बता दें कि कबड्डी प्रतियोगिता में टीम पद्मावती विजेता रही, जिन्होंने टीम लक्ष्मीबाई को हराकर कबड्डी प्रतियोगिता को जीता है। इस प्रकार लेमन स्कूल रेस में मीरा पहले, विमल दूसरे और संतोषी तीसरे स्थान पर रही। वहीं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता की विजेता दीपिशिखा को घोषित किया गया। वहीं बैडमिंटन की प्रतियोगिता में महिला बंदियों के बीच कई मैच खेले गए हैं, जिसमें दीपशिखा को विजेता घोषित किया गया है। वहीं बैलून रेस में दीपशिखर और कोमल पहली विजेता घोषित की गई हैं। इस प्रकार पगबाधा दौड़ में भी कोमल और दीपशिखा ही विजेता रही। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला बंदियां ने खुशनुमा माहौल में संगीत के साथ समूह नृत्य भी किया। वहीं इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने कहा कि जेल में आयोजित इस समारोह में महिला बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अंत में सभी महिला बंदियों ने नृत्य भी किया है। वहीं इस मौके पर जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता, डिप्टी जेलर पूनम तिवारी सहित कई और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे थे। आज शाहजहांपुर जेल में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत महिला बंदियों के मध्य विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें कबड्डी, बैडमिंटन, लेमन स्पून रेस, बैलून रेस, म्यूजिकल चेयर, खो खो आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें महिला बंदियों के द्वारा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला बंदियों ने खुश होकर के संगीत के साथ समूह डांस भी किया। कानपुर का द स्पोर्ट्स हब समय समय पर नए आयाम स्थापित करता रहता है और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए TSH यानी द स्पोर्ट्स हब अब गरीब बच्चों को उनकी मंजिल देने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि एक प्रेस वार्ता करते हुए TSH मैनेजमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि द स्पोर्ट्स हब कानपुर नगर निगम के स्कूलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी तलाश कर रहा है, जहां पर कम से कम 9 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रतिभाशाली भी हैं, वैसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का चौथा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ उच्च स्तरीय कमेटी करेगी और 11 इंडोर खेलों में चयनित किए जाने वाले EWS खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का चौथा चरण आने वाले 1 मार्च से TSH में प्रारंभ होगा। चौथे चरण के लिए लगभग 400 आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं अपर नगर आयुक्त ने बताया कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, TSH मैनेजमेंट उनका सिलेक्शन करके उनको विभिन्न खेल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती इन सभी की ट्रेनिंग देगा, जिसके लिए एक समिति तैयार की गई है। मैं जगदीश यादव, अपर नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम। यहाँ पर जो है गरीब बच्चों जो वीकर सेक्शन है, कानपुर नगर निगम द्वारा जो निर्मित कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा पालिका स्टेडियम में इंडिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो निर्माण किया गया है, इसमें वीकर सेक्शन के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिस समिति द्वारा उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो 17 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे।
उनकी प्रक्रिया फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो कि कानपुर स्मार्ट सिटी में फार्म मिलेंगे, नगर निगम में भी फार्म मिलेंगे और जो यहाँ पर जो गेम है उसमें करीब 11 गेम में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 11 गेम बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि जो है। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा जो TSH बनाया गया था, इसमें हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन है, स्कॉलरशिप एंड सब्सिडी टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। उस स्कीम के अंतर्गत 11 विभिन्न इंडोर गेम्स में हम 3 बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका कि शुभारंभ हम 1 मार्च से करेंगे, लेकिन उसकी एक चयन प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 17 फरवरी तक फॉर्म जमा किए जाएंगे और 21 फरवरी से उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कि उनकी फिजिकल एबिलिटी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस ये चेक करने के बाद 1 मार्च से हम वो स्कीम शुरू करेंगे। विभिन्न खेलों में 280 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन का हमारा लेने का टारगेट है। डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र के नगला दाऊद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के सामने आगरा कोलकाता मेल के लोको पायलट ने सूचना दी कि इंजन में किसी 4 व्हीलर के पार्ट्स के टकराने की आवाज आई है। सूचना पर पहुंची GRP पुलिस की टीम ने जांच की तो पता चला कि एक 4 व्हीलर कार क्षतिग्रस्त अवस्था में है। बता दें कि अधिक स्पीड होने के कारण ये 4 व्हीलर रेलवे डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे डिवाइडर का 4 मीटर का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। रेलवे ट्रैक के आसपास क्षतिग्रस्त 4 व्हीलर को क्रेन की मदद से उठाया गया, लेकिन मौके पर से गाड़ी मालिक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। GRP मुकदमा दायर कर कार्यवाही कर रही है। वहीं वीरेंद्र कुमार प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गाड़ी का मालिक कन्नौज जनपद छिबरा मऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। गाड़ी GRP की हिरासत में है। जल्द ही गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात 8 तारीख के लिए गाड़ी संख्या 12320 आगरा कलकत्ता यहाँ से गुजरी थी, तो लोको पायलट द्वारा शिकायत किया गया था कि कोई लोहे का पीस इंजन से टकराया है जी। मौके पर आकर देखा था तो ये गाड़ी UP 76Z 0256 या क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई थी और जो इसकी टक्कर से इतनी स्पीड से ये गाड़ी आके फेंसिंग में टकराई है कि एक रेलवे लाइन का पीस करीब 4 मीटर का छटक के रेलवे लाइन के ऊपर गिरा, उसी दौरान एक्सप्रेस गाड़ी गुजरी और उसके इंजन से हिट हो गई। गाड़ी ओनर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए हैं और उनके बारे में पतासाजी किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत किया गया, जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है। यहाँ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि वीडियो में मौजूदा शख्स प्राइमरी स्कूल का टीचर है, जो कि स्कूल में बैठकर शराब के नशे में गालियां दे रहा है। इस दौरान गाँव के एक व्यक्ति ने उसकी ये पूरी करतूत मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। हरकत में आए जिले के शिक्षा अधिकारी ने मामले की जाँच कराने के बाद आरोपी टीचर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के इलाके में ये शिक्षक पिछोर के प्राथमिक स्कूल इमालिया में पढ़ाता है। इसका नाम प्रमोद भगौरिया है। 9 फरवरी को ये टीचर नशे की हालत में स्कूल पहुंचा, जो कि न सिर्फ नशे की हालत में था बल्कि बनियान पहनकर स्कूल आया था और ये शख्स स्कूल के एक कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठा नजर आ रहा है और शराब के नशे में चूर ये शिक्षक भूल गया कि वह एक टीचर है और स्कूल में मौजूद है। स्कूल के एक कमरे में बैठा ये शिक्षक बातें करते हुए गालियां दे रहा था, साथ ही अपने राजनीतिक रसूखों का हवाला भी दे रहा था। इस दौरान गाँव का ही एक व्यक्ति कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर उसकी सारी हरकतों का वीडियो बनाकर गांव के जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 15 समेत विभाग के सभी अधिकारियों को दिखा दिया। शिक्षक की इस हरकत के बाद जिले के शिक्षा अधिकारी तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी BRCC को दे दी है। BRCC की जांच के दौरान शिक्षक को दोषी पाया गया, जिसके बाद MP सिविल सेवा अधिनियम के तहत शिक्षक प्रमोद भगौरिया को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। वहीं शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में बताया कि किसी भी स्कूल में ऐसी अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ।